इस चैनल पर प्रस्तुत की गई सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इन्हें वास्तविकता से न जोड़ें। तो आइए सुनते हैं आज की एक नई काल्पनिक कहानी, केवल नॉवल स्टोरीज हब पर। चेदुयान के उस पुराने मकान में राहुल शर्मा ने किशन यादव को एक छोटी शीशी दी। यह कोई साधारण दवा नहीं थी। जयपुर के एक मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने इसे खास तौर पर तैयार किया था। इसका स्वाद पानी जैसा सादा था, लेकिन जैसे ही किशन ने इसे पिया, उनके शरीर में एक हल्की सी गर्माहट फैलने लगी। उनकी टूटी टांग, जो दर्द से भरी थी, अब किसी गर्म स्रोत में डूबी सी लग रही थी। कुछ ही मिनटों में किशन की टांग में हल्का सा कंपन हुआ। वह चौंके। धीरे धीरे उन्होंने अपनी टांग को हिलाया। फिर एकाएक वह उठ खड़े हुए। ये कैसे? किशन ने लिविंग रूम में 2 कदम चले। उनका चेहरा अविश्वास और खुशी से चमक रहा था। सरिता यादव ने आंखें फाड़कर देखा। किशन, तुम चल रहे हो? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, किशन ने हड़बड़ाते हुए कहा। टूटी हड्डी को ठीक होने में महीनों लगते हैं। वह तो मान चुके थे कि उनकी टांग अब बेकार है, लेकिन अभी? कृति यादव की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राहुल, तुमने ये किया? वह जानती थी कि ये सब उस दवा की वजह से था जो राहुल ने दी थी। उसने न ये पूछा कि वो क्या थी, न उसकी कीमत। बस इतना समझ लिया कि ये कोई अनमोल चीज थी, और राहुल ने बिना सोचे उनके पिता को दे दी। किशन और सरिता भी अब समझ चुके थे। राहुल, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली, किशन ने कांपती आवाज में कहा। हाँ बेटा, तुम्हारा एहसान कैसे उतारें? सरिता की आंखें नम थीं। राहुल ने हल्का सा मुस्कुराया। आंटी, अंकल, ये मेरा फर्ज था। किशन अब सिर्फ सुरक्षित ही नहीं थे, उनकी टांग भी ठीक हो चुकी थी। घर में एक नई उमंग थी। सरिता ने उत्साह में भरपूर खाना बनाया, रोटियां, दाल और ढेर सारी सब्जियां। सबने मिलकर खाया, हंसे और बीते दर्द को भुलाने की कोशिश की। खाने के बाद सरिता धुले कपड़े सुखाने बाहर गईं। वह बरामदे में थी, तभी सड़क पर धूल उड़ी। एक के बाद एक 4 काली कारें और एक वैन उनके घर के सामने रुकी। गाड़ियों से दर्जन भर आदमी उतरे। उनके रंग बिरंगे बाल, टैटू और ठंडी नजरें बता रही थीं कि ये कोई आम लोग नहीं। वैन से मनोज ठाकुर को निकाला गया। उसका चेहरा पीला था और वह कराह रहा था। सरिता की सांस अटक गई। कपड़े छोड़कर वह घर की ओर भागी। किशन, कृति, वो गुंडे, वो आ गए। किशन का चेहरा पल में सफेद पड़ गया। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं उनसे बात करता हूँ, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। वह डर रहे थे, लेकिन अपने परिवार के लिए खड़ा होना चाहते थे। राहुल ने शांत स्वर में कहा, अंकल आप रुकें, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। कृति ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल, वो बहुत सारे हैं। उसकी आवाज में चिंता थी। राहुल ने उसकी हथेली पर हल्के से थपकी दी। कुछ नहीं होगा, मेरे साथ रहो। कृति ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। राहुल बाहर की ओर बढ़ा। किशन और सरिता उसके पीछे पीछे चले। वैन के पास मनोज ठाकुर ने राहुल को देखा। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से लाल था। भाई, यही वो हैं, इन्होंने मुझे ये हाल किया। उसके पास खड़ा एक दाढ़ी वाला आदमी, ललित चौधरी, ने ठंडी नजरों से राहुल को देखा। तुम लोग किसके साथ हो? ललित चौधरी चेदुयान का बड़ा नाम था। वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता था। सामने वाले की ताकत जानना उसका तरीका था। राहुल ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं। ललित का चेहरा सख्त हो गया। सामने वाला न सिर्फ उसके भाई को चोट पहुंचाया, बल्कि अब उसे भी चुनौती दे रहा था। अच्छा, उसने गुस्से से कहा, चाहे कोई भी हो, आज तुम्हें सबक सिखाएंगे। उसने अपने आदमियों की ओर इशारा किया। मारो। टैटू वाले आदमियों ने स्टील की रॉड्स और पाइपें निकाली। उनके कदम धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़े। कृति की सांसें तेज थीं। किशन और सरिता का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। वह शांत खड़ा था, जैसे कुछ होने वाला ही न हो। तभी दूर से एक कार के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक चमकदार लाल फरारी पुरानी गली में तेजी से आए और घर के सामने रुकी। गाड़ी से एक युवक उतरा, साथ में एक लड़की थी। ये क्या तमाशा है? लड़की ने नाक सिकोड़कर कहा। युवक, विवेक मल्होत्रा, ने हॉर्न बजाया। रास्ता खाली करो। उसने आसपास देखा और उसकी नजर राहुल पर पड़ी। वह चौंका, तेजी से गाड़ी से उतरा और राहुल की ओर बढ़ा। राहुल भाई, उसने सम्मान से कहा, आप यहाँ? ये क्या हो रहा है? विवेक मल्होत्रा जयपुर के मल्होत्रा परिवार का वारिस था। कुछ समय पहले चांदनी होटल में उसका राहुल से झगड़ा हुआ था, लेकिन जब उसे पता चला कि राहुल ने शंकर प्रसाद शर्मा की जान बचाई थी, तो उसका नजरिया बदल गया। वह राहुल को अब एक ताकतवर शख्स मानता था। वह चेदुयान में अपने परिवार के ऑटोमोबाइल कारोबार के लिए आया था। आज वह अपनी दोस्त के साथ गलियों में घूम रहा था जब उसे राहुल दिखा। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया। हाय विवेक,
ये छोटा सा जवाब विवेक के लिए बहुत था। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। ये सब ललित चौधरी ने देखा। मल्होत्रा परिवार का लड़का राहुल को इतना सम्मान दे रहा था। उसके मन में एक ठंडा डर उठा। वह अपने आदमियों की ओर मुड़ा जो अभी भी राहुल की ओर बढ़ रहे थे। रुक जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। चेदुयान की उस पुरानी गली में राहुल शर्मा खड़ा था, सामने ललित चौधरी और उसके टैटू वाले गुंडों की भीड़। ललित ने अपने आदमियों को इशारा किया था राहुल को सबक सिखाने का, लेकिन तभी उसकी नजरें बदल गईं। वह तेजी से अपने गुंडों की ओर मुड़ा। रुक जाओ, उसकी आवाज में घबराहट थी। टैटू वाले आदमी ठिठक गए। उनकी नजरें ललित पर थीं, जैसे पूछ रही हो क्या हुआ। तारांकन। ललित ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह तेजी से एक लाल फरारी की ओर बढ़ा जो अभी अभी गली में रुकी थी। कार से उतरे विवेक मल्होत्रा को देखकर वह झुक गया। मल्होत्रा जी, नमस्ते। आम लोगों के लिए ललित चौधरी एक खौफ का नाम था, लेकिन विवेक मल्होत्रा के सामने वह एक छोटा मोटा गुंडा था। विवेक ने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम कौन? ललित ने जल्दी से कहा, मैं ललित चौधरी। परसों रात महाराजा होटल में मैंने आपको सलाम किया था। कुछ दिन पहले ललित को महाराजा होटल के एक बड़े आयोजन का पता चला था। उसने बड़ी मुश्किल से वहां जाने का जुगाड़ किया। वहां वह एक मामूली चेहरा था, लेकिन विवेक मल्होत्रा उस रात का सितारा। ललित ने भीड़ के साथ उसे सलाम किया था। विवेक ने लापरवाही से सिर हिलाया और राहुल की ओर मुड़ा। राहुल भाई, आप चेदुयान कब आए? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो सुबह से आपका स्वागत करता। राहुल ने हल्के से कहा, बस यूं ही चला आया। तुम्हें परेशान करने की क्या जरूरत? विवेक ने हंसकर कहा, अरे राहुल भाई, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होती। फिर उसने टैटू वाले आदमियों को देखा। ये क्या माजरा है? कोई परेशानी? राहुल ने शांत स्वर में कहा, परेशानी तो नहीं, बस वहां खड़े ललित चौधरी के भाई ने मेरी दोस्त के पापा की टांग तोड़ दी थी। अब ये लोग मुझे सबक सिखाने आए हैं। विवेक का चेहरा सख्त हो गया। उसने ललित की ओर देखा, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार को घूर रहा हो। ललित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीना छलछला आया। मल्होत्रा जी, ये गलतफहमी है। लेकिन विवेक ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने ललित के पेट में एक जोरदार लात मारी। धम्म! ललित जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर सिकुड़ गया। टैटू वाले आदमी गुस्से से आगे बढ़े, लेकिन ललित ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, कोई हिलेगा नहीं। वह मुश्किल से उठा, पेट पकड़े हुए। मल्होत्रा जी, राहुल भाई, ये सब गलतफहमी थी। विवेक ने फिर गुस्से से कहा, गलतफहमी? तुमने राहुल भाई के परिवार को छुआ। उसने एक और लात मारी। ललित जमीन पर लुढ़क गया। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन गुस्सा दिखाने की हिम्मत नहीं थी। वह जानता था कि विवेक और राहुल को वह छू भी नहीं सकता। विवेक ने राहुल की ओर मुड़ा। राहुल भाई, इस मसले को कैसे सुलझाना है? आप कहें, मैं सब ठीक कर दूंगा। ललित ने दर्द सहते हुए जमीन पर सिर टेका। राहुल भाई, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता था कि वो आपके अपने हैं। राहुल ने उसकी ओर देखा। ललित चौधरी है ना? हाँ, ललित ने हड़बड़ाते हुए कहा। आगे से अपने लोगों को काबू में रखना। अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो आसानी से नहीं छूटेगा, समझे? राहुल ने शांत स्वर में कहा। हाँ, समझ गया, शुक्रिया राहुल भाई। ललित ने बार बार सिर झुकाया। अब अपने लोगों को ले जाओ, राहुल ने कहा। हाँ, शुक्रिया राहुल भाई। मल्होत्रा जी, नमस्ते, ललित ने कहा और लंगड़ाते हुए अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ा। जल्द ही गली फिर खाली हो गई। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, राहुल भाई, आप चेदुयान आए हैं तो एक रात मेरे साथ खाना खाएं। मुझे मौका दीजिए, थोड़ी मेहमान नवाजी कर लूं। राहुल ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, कोई जगह चुन लो। विवेक का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल, वह समझ गया कि राहुल को अपने दोस्त के परिवार के साथ वक्त बिताना है। उसने कुछ और बातें की और फिर अपनी फरारी में लौट गया। किशन और सरिता अभी भी हैरान थे। ललित चौधरी, जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, राहुल के सामने सिर झुका रहा था। कृति, ये लड़का तूने कहां से ढूंढा? सरिता ने धीरे से पूछा। कृति ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। राहुल ने हंसकर कहा, आंटी, अंकल, अब सब ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, चलो, किशन और सरिता ने हड़बड़ाते हुए कहा। शाम ढल चुकी थी। चेदुयान का तारांकन महाराजा होटल तारांकन रात में चमक रहा था। इसका प्रवेश द्वार एक विशाल मेहराब जैसा था जो शहर की शान था। विवेक मल्होत्रा होटल के बाहर पहले से खड़ा था। जैसे ही उसने राहुल की लैम्बोर्गिनी को आते देखा, वह तेजी से आगे बढ़ा। राहुल ने कृति का हाथ थामा और कार से उतरा। एक सिक्योरिटी गार्ड ने चाबियां ली और कार को पार्किंग की ओर ले गया। राहुल भाई, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा ना? विवेक ने पूछा। नहीं, बस अभी आए, राहुल ने कहा। विवेक ने कृति की ओर देखा। वाह राहुल भाई, आपकी दोस्त तो बहुत खूबसूरत हैं। कृति ने हल्का सा मुस्कुराया।
विवेक, आप बड़ी तारीफ करते हैं। अरे ये तो सच है, विवेक ने हंसकर कहा। वैसे मुझे विवेक ही बुलाए। ये मल्होत्रा जी कुछ ज्यादा औपचारिक है। ठीक है, विवेक, कृति ने कहा। राहुल भाई चलें, विवेक ने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। तीनों महाराजा होटल के अंदर बढ़े। दूर से लोग उन्हें देख रहे थे। मल्होत्रा परिवार का लड़का खुद बाहर खड़ा होकर स्वागत कर रहा था। ये कोई साधारण शख्स तो नहीं हो सकता। महाराजा होटल के 666 नंबर के कमरे में मेज सजी थी। वेटर ने एक के बाद एक व्यंजन परोसे। जूसी झींगा मछली, मुलायम गोमांस, पपीते की मिठास में पकाए गए खास व्यंजन और चमकदार सीपें। हर थाली एक कला थी जिसने मेज को रंगों और खुशबुओं से भर दिया। विवेक मल्होत्रा ने एक बोतल पुरानी शराब खोली और गिलास उठाया। राहुल भाई, चेदुयान में आपका स्वागत है। राहुल ने भी गिलास उठाया और हल्के से छुआ। विवेक ने एक घूंट में गिलास खाली कर दिया। फिर उसने दोबारा गिलास भरा। कृति, तुम्हारी खूबसूरती और जवानी को सलाम। कृति ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया विवेक। कुछ गिलास शराब और स्वादिष्ट खाने के बाद कमरे में हंसी मजाक गूंजने लगा। तीनों ने खूब बातें की और रात गर्मजोशी से बीत गई। खाने के बाद राहुल और कृति घर नहीं लौटे। उन्होंने होटल में ही एक शानदार स्वीट लिया। शायद दिन भर की यात्रा की थकान थी या फिर कुछ और, उस रात कृति का उत्साह कुछ ज्यादा ही था। दोनों ने रात को देर तक जागकर एक दूसरे का साथ निभाया। अगली सुबह सूरज ऊंचा चढ़ आया था, लेकिन कृति अभी भी बिस्तर पर लेटी थी, जैसे कोई आलसी बिल्ली धूप सेंक रही हो। राहुल ने उसे जगाने की कोशिश नहीं की। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। एक मैसेज था, उसके स्टार्टअप की कमाई का अपडेट। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक में 13,30,000 रुपये जमा। उसकी संपत्ति तेजी से बढ़ रही थी। उसने मन में हिसाब लगाया, कुछ और दिन और मैं और बंगले खरीद सकता हूँ। तारांकन। तभी कृति की हल्की सी सिसकी सुनाई दी। उसने आंखें खोली और बिस्तर पर बैठ गई। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, कल बहुत थक गई थी, थोड़ा और आराम नहीं करना? कृति ने सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। दोनों ने नाश्ता किया और लैम्बोर्गिनी से चेदुयान की पुरानी गली की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे कार से उतरे, राहुल का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। एक और मैसेज, उसके स्टार्टअप से और कमाए 40,503 रुपये जमा। उसने स्क्रीन पर नजर दौड़ाए और मुस्कुराया। उसका दिमाग हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रहता था। तभी तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। ललित चौधरी लंगड़ाता हुआ आया। वह झुककर बोला, राहुल भाई, कल के लिए माफी। उसने एक कार्ड आगे बढ़ाया। इसमें कल के 20 लाख हैं और अंकल आंटी के लिए कुछ मुआवजा। राहुल ने कार्ड लिया। ठीक है। ललित की सांसें हल्की हुईं। वह रात भर डर में जागता रहा था, सोचता रहा कि राहुल जैसे शख्स को गुस्सा दिलाना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने सुबह से ही गली में इंतजार किया था, उम्मीद में कि राहुल उसका मुआवजा कबूल कर ले। राहुल भाई, मैं अब नहीं डिस्टर्ब करता, ललित ने कहा और तेजी से चला गया। उसी वक्त सरिता बाहर आई। राहुल, कृति, तुम लोग आ गए, भूख तो नहीं? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, आंटी, हमने नाश्ता कर लिया। तो अंदर आओ, चाय पी लो, सरिता ने जोर दिया। उन्होंने घर में उगाई हुई चाय बनाई, जिसकी खुशबू और स्वाद गजब का था। राहुल ने 2 बड़े कप चाय पी और तारीफ की। चाय पीते पीते सरिता ने पूछा, कृति, राहुल, तुम दोनों की उम्र अब कम नहीं, शादी का क्या सोचा है? कृति का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से कहा, माँ, अभी हमारी शादी की कोई बात नहीं। वह नहीं चाहती थी कि माँ की बातों से राहुल को कोई दबाव महसूस हो। अगर इससे राहुल उससे दूर हुआ तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। सरिता ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। तभी राहुल का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, हरेंद्र सिंह का कॉल। हाँ, दीन साहब, राहुल ने पूछा। राहुल, बात यह है, तुम पुणे में सेमिनार के लिए नहीं जाना चाहते थे, तो हमने विश्व गणित संगठन से बात की। हम जयपुर में ही एक सेमिनार रखने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें कब सुविधा है? हरेंद्र ने पूछा। राहुल ने सोचा, अगले कुछ दिन ठीक हैं। हरेंद्र ने कहा, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। कॉल खत्म होने के बाद राहुल ने घड़ी देखी। आंटी, अंकल, हमें अब जयपुर लौटना होगा। किशन ने कहा, हाँ, तुम्हारे पास और काम होंगे, फिर कभी चेदुयान आना। राहुल ने ललित का दिया कार्ड निकाला। आंटी, अंकल, ये रख लीजिए। नहीं, ये हम नहीं ले सकते, किशन ने मना किया। हाँ, तुम्हारा पैसा कैसे लें? सरिता ने कहा। राहुल ने हंसकर कहा, आप गलत समझ रहे हैं, ये ललित चौधरी का दिया मुआवजा है। किशन और सरिता ने फिर मना किया, लेकिन राहुल ने कृति की ओर देखा। कृति, तुम इन्हें समझाओ। कृति ने कहा, माँ, पापा, रख लीजिए। कुछ हिचक के बाद दोनों ने कार्ड ले लिया। राहुल और कृति कार में बैठे और जयपुर की ओर निकल पड़े। उनके जाने के बाद किशन ने सरिता से कहा, इस कार्ड में कितना होगा? पता नहीं, चलो देखते हैं, सरिता ने कहा। दोनों पास के ATM गए।
स्क्रीन पर बैलेंस देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। 50 लाख रुपये, ये इतना? किशन की आवाज कांप रही थी। उनकी जिंदगी में इतना पैसा न देखा था, न सोचा था। दिल्ली में राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता का मंच सजा था। देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों हुआकिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एकत्र थे। जज और प्रोफेसर ऊंचे मंच पर बैठे, कभी सिर हिलाते, कभी गहरे सोच में डूबे। छात्रों की बेचैन नजरों के बीच पुरस्कारों की घोषणा शुरू हुई। राष्ट्रीय तृतीय पुरस्कार मुंबई विश्वविद्यालय, जय कांडे, यश शाह, तन्वी मेहता। राष्ट्रीय द्वितीय पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चेतन जैन, संजय राव, लीना फर्नांडीज। राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार हुआकिंग विश्वविद्यालय, निखिल जैन, प्रणव दीक्षित, हर्षित गुप्ता। उच्च शिक्षा कप विजेता जयपुर विश्वविद्यालय, राहुल शर्मा, सिया बिंदिया यादव, सिया शीतल यादव। नामों की घोषणा के साथ कुछ चेहरे खिल उठे, कुछ मायूस हो गए। लेकिन जब उच्च शिक्षा कप का नाम आया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। जयपुर विश्वविद्यालय, वह तो एक अच्छा संस्थान था, लेकिन गणित में उसका नाम कभी ऊंचा नहीं रहा। पहले की प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मुश्किल से मिलते थे, और अब सीधे उच्च शिक्षा कप। कई लोग इधर उधर देखने लगे, राहुल और उनकी टीम को ढूंढने की कोशिश में, लेकिन कोई नहीं मिला। जयपुर वाले तो आए ही नहीं, किसी ने कहा। क्या बिना डिफेंस के कप मिल गया? कोई गड़बड़ तो नहीं? पास खड़ा लड़का चिल्लाया। सुना है, राहुल शर्मा ने वैद्यनाथन अनुमान हल किया है। जल्दी ही जयपुर में उसका सेमिनार होने वाला है, शायद इसलिए नहीं आए, एक और छात्र ने धीरे से कहा। वैद्यनाथन अनुमान? किसी ने हैरानी से सांस खींची। हुआकिंग विश्वविद्यालय के निखिल जैन ने नाक से कुड़ी। तो क्या अनुमान हल करने का मॉडलिंग से क्या लेना देना? और कौन जाने सचमुच हल किया भी है या नहीं। उच्च शिक्षा कप हमेशा हुआकिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच बंटा था। निखिल ने इस बार खूब मेहनत की थी, कप जीतने का सपना देखा था, लेकिन अब उसे सिर्फ प्रथम पुरस्कार मिला। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन गुस्सा यहाँ कुछ बदल नहीं सकता था। उधर राहुल शर्मा अपनी लैम्बोर्गिनी में जयपुर की सड़कों पर दौड़ रहा था। कृति यादव बगल में बैठी थी, उसकी आंखें खिड़की से बाहर के नज़ारों पर टिकी थीं। तभी राहुल का फोन बजा। उसने कार के सिस्टम पर कॉल कनेक्ट किया। राहुल, बड़ी खबर, हरेंद्र सिंह की उत्साहित आवाज गूंजी। तुमने राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में उच्च शिक्षा कप जीत लिया। कृति की आंखें चौड़ी हो गईं। सचमुच? उसने हैरानी से राहुल की ओर देखा। वह गणित की छात्रा नहीं थी और 2 साल पहले ही स्नातक कर चुकी थी, लेकिन उच्च शिक्षा कप का नाम उसने सुना था। ये गणित विभाग का सबसे बड़ा सम्मान था। राहुल ने बस इतना कहा, हाँ ठीक है। उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था। अगर उसे कप में दिलचस्पी होती तो वह दिल्ली जरूर जाता। हरेंद्र ने उसकी बेपरवाही सुनी और चुप रह गए। उच्च शिक्षा कप और ये इतना बेफिक्र तारांकन, लेकिन फिर उन्हें राहुल का वैद्यनाथन अनुमान याद आया और वह समझ गए। उन्होंने खांसकर कहा, वैसे हमने विश्व गणित संगठन से बात की है। इस शनिवार को जयपुर में सेमिनार रख रहे हैं, तुम इन दिनों थोड़ी तैयारी कर लो। ठीक है, राहुल ने लापरवाही से जवाब दिया। जयपुर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। सागर सिटी के 2501 नंबर के फ्लैट में हिना गुप्ता टीवी देख रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं। तभी दरवाजा खुला। राहुल और कृति को देखकर वह एकदम जाग गई। कृति, सब ठीक हुआ ना? कृति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक। राहुल ने सब संभाल लिया। उसके चेहरे पर गर्व था। वह उस पल को याद कर रही थी जब राहुल ने विशाल एंटीक्स में मनोज ठाकुर और बाद में ललित चौधरी को सबक सिखाया था। फिर उसने जोश में कहा, हिना सुन, राहुल ने आज गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में उच्च शिक्षा कप जीता। क्या सचमुच? हिना की आंखें चमक उठीं। वह भी कप के बारे में जानती थी। यह उन प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान था जिन्हें लोग गणित का जादूगर कहते थे, और राहुल अब उनमें से एक था। कृति ने हंसकर कहा, झूठ थोड़े बोल रही हूँ। फिर उसने पूछा, वैसे मैंने जो कपड़े मंगवाए थे वो आए ना? हिना का चेहरा लाल हो गया। हाँ आए। वह उन कपड़ों को याद करके शर्मा रही थी। कृति ने हंसकर कहा, बढ़िया, आज रात वो पहनो, राहुल के कप जीतने का जश्न मनाएंगे। हिना ने सिर झुका लिया जैसे कोई शर्मीला बच्चा। उस रात सागर सिटी का 2501 नंबर का फ्लैट जश्न में डूबा रहा। हंसी, बातें और नजदीकियां, सब कुछ एक खास रंग में रंगा था। अगली सुबह राहुल अपनी लैम्बोर्गिनी से जयपुर विश्वविद्यालय की ओर निकला। एक ट्रैफिक सिग्नल पर वह रुका। धम्म, अचानक एक सफेद पोर्शे ने उसकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर हल्की थी, जैसे 2 पुराने दोस्तों का गले मिलना। कार से एक महिला उतरी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा नक्शीदा और सफेद पोशाक में उसका फिगर उभर रहा था। वह परिपक्व थी, आकर्षक। राहुल ने उसे देखा और मन ही मन हर्षिता तिवारी से तुलना की।
हर्षिता जैसी ही शालीनता, लेकिन चेहरा उससे भी बेहतर। तारांकन। महिला पास आए, उसकी खुशबू राहुल के नथुनों में समाये। ये मेरी गलती थी, चिंता मत कीजिए, मैं पूरा खर्च उठाऊंगी। उसकी आवाज में एक चुंबकीय आकर्षण था। और माफी के तौर पर मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। राहुल कुछ कहने वाला था, लेकिन उसने रुककर कहा, खूबसूरत महिला को मेहमान नवाजी का मौका देने से अच्छा मैं आपको खाना खिलाऊं। महिला ने हंसकर 2 कदम और बढ़ाए। वाह, आप तो रोमांटिक निकले, मुझे पसंद है। टक्कर मामूली थी, राहुल की लैम्बोर्गिनी पर खरोंच तक नहीं आई। फिर भी वह उस महिला के साथ जयपुर के सबसे शानदार रेस्तरां तारांकन स्टार तारांकन की ओर बढ़ा। रेस्तरां के बाहर चमक थी, अंदर की सजावट और खुशबू हर मेहमान को खास महसूस कराती थी। स्टार, महिला ने मुस्कुराकर कहा, आप तो बड़े दिल वाले हैं। राहुल ने हंसकर जवाब दिया, आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी ना। मैं यहाँ कभी खाने नहीं आई, आज पहली बार, उसने शरारत से कहा, जैसे राहुल ने उसका कोई राज चुरा लिया हो। राहुल ने हल्का सा खांसा। चलो अंदर चलते हैं। रेस्तरां में घंटी बजी। एक वेट्रेस ने मुस्कुराकर स्वागत किया। क्या आपके पास रिजर्वेशन है? राहुल ने सिर हिलाया। नहीं। वेट्रेस ने टैबलेट देखा, तो आपको कोने की सीट लेनी पड़ सकती है। राहुल ने महिला की ओर देखा। कोई दिक्कत, खाना तो खाना है, उसने हल्के से कहा। वेट्रेस ने उन्हें एक शांत कोने में ले जाकर बिठाया। महिला ने कहा, वैसे मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैं प्रिया अग्रवाल हूँ। तारांकन प्रिया। तारांकन, राहुल ने मन में सोचा। उसे प्रिया की खुशबू में कुछ जाना पहचाना सा लगा। सिया बिंदिया और सिया शीतल की खुशबू से मिलता जुलता। उसने प्रिया को गौर से देखा। उसका चेहरा सिया बहनों से अलग था, परिपक्व, आकर्षक, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट में समानता थी। राहुल को शक हुआ, क्या ये टक्कर इत्तेफाक थी? तारांकन। तभी वेटर ने मेज पर पहला व्यंजन रखा, रंग बिरंगे सलाद का एक खूबसूरत प्लेटर। प्रिया ने चम्मच उठाया, उसकी आंखें स्वाद चखते ही चमक उठीं। कमाल है। उन्होंने शराब के गिलास उठाए। चीयर्स, राहुल ने कहा। चीयर्स, प्रिया ने जवाब दिया और एक घूंट लिया। वाह, क्या शराब है। राहुल ने गिलास हल्के से हिलाया, फिर धीरे से पिया। उसकी हरकतें शांत थीं, जैसे कोई पुराना जादू बिखेर रहा हो। प्रिया ने उसे देखा, उसकी आंखें एक पल को ठहरीं। फिर मेज पर और व्यंजन आए, मशरूम की खास डिश, मुलायम गोमांस और ताज़ा समुद्री भोजन। हर थाली छोटी थी, लेकिन स्वाद ऐसा कि जीभ पर जादू कर दे। प्रिया ने अपने होंठ पोंछे। पेट भर गया। राहुल ने हिसाब लगाया। खाना 1 लाख से ज्यादा का था। वेटर, बिल। 1,22,000 रुपये, सर, वेट्रेस ने कहा। राहुल ने काट दिया। मशीन ने हल्की बीप की और पेमेंट हो गया। प्रिया ने हंसकर कहा, 1,20,000 का खाना, आज तो मैंने ऐश कर ली। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाया। हाँ, मैं यहाँ हूँ। कॉल खत्म कर उसने राहुल से कहा, मुझे तुम्हारी कार ठीक करवाने के लिए ले चलना है। राहुल ने सिर हिलाया। कोई खरोंच नहीं, ठीक करने की जरूरत नहीं। तो फिर मिलते हैं, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा और अपनी पोर्शे में सवार होकर चली गई। राहुल ने पेट सहलाया। इतना महंगा खाना, लेकिन पेट अभी भी खाली सा था। उसने सोचा, कृति और हिना के साथ फिर खाना खाऊंगा। तारांकन। वह कार की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में उसकी नज़र हर्षिता तिवारी पर पड़ी। वह लियांजिया रियल एस्टेट की मैनेजर थी। राहुल ने कार रोक दी। हर्षिता। राहुल जी। हर्षिता का चेहरा चमक उठा। कहाँ जा रही हो? राहुल ने पूछा। अभी अभी एक क्लाइंट को घर दिखाया, उसने कहा। खाना खाया? राहुल ने मुस्कुराकर पूछा। चलो मेरे साथ स्टार चलो। हर्षिता का दिल तेजी से धड़का। ठीक है। राहुल ने उसे कार में बिठाया और फिर से स्टार रेस्तरां की ओर बढ़ा। रेस्तरां में घंटी बजी। वही वेट्रेस सामने आए। राहुल को देखकर वह ठिठकी। ये तो अभी अभी आए थे। तारांकन। उसने सोचा, शायद राहुल कुछ भूल गए हों। सर, कुछ छूट गया? राहुल ने हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, बस खाना खाने आए हैं। कोई टेबल खाली है? वेट्रेस ने हर्षिता को देखा। अलग महिला। तारांकन वह समझ गई। हाँ सर, इधर आइए। उसने उन्हें वही टेबल दी जहां राहुल ने प्रिया के साथ खाना खाया था। स्टार रेस्तरां की मेज पर वही व्यंजन सजे थे, ताज़ा समुद्री भोजन, मुलायम गोमांस और खास मशरूम की डिश। हर्षिता तिवारी हर कौर के साथ मुस्कुरा रही थी। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसकी खुशी की असली वजह थी राहुल शर्मा का साथ। यह उनकी पहली बार थी जब वे अकेले खाना खा रहे थे। जब बिल आया 1,22,000 रुपये, हर्षिता की आंखें चौड़ी हो गईं। इतना? वह जानती थी कि स्टार सस्ता नहीं, लेकिन इतनी बड़ी रकम। उसका दिल तेजी से धड़का। राहुल ने मेरे लिए इतना खर्च किया, क्या इसका कोई मतलब है? तारांकन। उसके गाल लाल हो गए। वह चुपके से राहुल को देखने लगी, जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। राहुल ने हल्का सा मुस्कुराया और कार्ड से पेमेंट कर दिया। उसका पेट अब लगभग भर चुका था।
हर्षिता को छोड़कर वह जयपुर विश्वविद्यालय की ओर बढ़ा। कैंपस में सुनील यादव ने उसे देखते ही चौड़ी मुस्कान बिखेरी। राहुल, सुनील ने दोस्तों की तरह उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था ना, तुम कमाल करोगे, हमारी क्लास की शान बढ़ाओगे। और देख, उच्च शिक्षा कप ले आए। शानदार। राहुल के होंठ हल्के से हिले। फिर वही बात, तारांकन। सुनील की ये लाइनें तो जैसे उनकी जुबान पर सेट थी। कमाल की काबिलियत, क्लास की इज्जत। तारांकन, सुनील ने उत्साह से कहा, तुमने विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा किया। स्कूल जरूर तुम्हें इनाम देगा, बोनस, क्रेडिट्स सब मिलेगा। राहुल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका ध्यान कहीं और था। सुनील ने फिर कहा, वैसे शनिवार को सेमिनार है, अच्छे से तैयारी करो, हमारी क्लास को फिर से गौरव दिलाओ। उन्होंने राहुल का कंधा थपथपाया और खुश होकर चले गए। राहुल क्लासरूम की ओर बढ़ा। वहां अमित शर्मा, मोहन शर्मा और राजेश गुप्ता ने उसे घेर लिया। राहुल भाई, अमित ने जोश में कहा, सुना है तुमने उच्च शिक्षा कप जीता और वैद्यनाथन अनुमान भी हल कर दिखाया। राहुल ने लापरवाही से कहा, हाँ कुछ ऐसा ही। तीनों की आंखें चमक उठीं। वे राहुल को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सितारा धरती पर उतर आया हो। राहुल भाई, तुम तो जीनियस हो, मोहन ने चिल्लाया। जीनियस नहीं, गणित का भगवान, राजेश ने जोड़ा। तीनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, राहुल भाई तुम्हें प्रणाम। राहुल उनकी हरकतों पर हंस पड़ा। तभी सोनिया सक्सेना पास आए। बधाई राहुल, जयपुर विश्वविद्यालय का पहला उच्च शिक्षा कप। शुक्रिया, राहुल ने जवाब दिया। वह रुका, फिर बोला, वैसे आज रात खाने का समय है। सोनिया को हर दिन ढेरों लोग खाने का न्योता देते थे, लेकिन उसने सबको ठुकराया। राहुल की बात सुनकर उसने तुरंत कहा, लगता है आज रात मैं फ्री हूँ। उस दिन क्लास में एक बुजुर्ग प्रोफेसर की आवाज लोरी की तरह गूंजी। राहुल कुछ देर सुनकर सो गया। नींद गहरी थी, सुकून भरी। शाम को वह सोनिया को स्टार रेस्तरां ले गया। दरवाजा खुलते ही घंटी बजी। वेट्रेस ने स्वागत किया, लेकिन राहुल को देखकर वह रुक गई। दिन में दूसरी बार, और एक नई लड़की। तारांकन, टेबल खाली है? राहुल ने पूछा। हाँ, वेट्रेस ने हड़बड़ाते हुए कहा। उन्हें वही कोने की टेबल मिली। मेज पर वही व्यंजन आए, समुद्री भोजन, गोमांस और मशरूम की डिश। सोनिया ने शांति से खाना खाया। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वह ऐसी जगहों की आदी थी। जब बिल आया 1,22,000 रुपये तो वह बिना पलक झपकाए बैठी रही। सक्सेना परिवार के लिए ये रकम सामान्य थी। खाने के बाद राहुल ने सोनिया को छोड़ा और सागर सिटी की ओर बढ़ा। उसका इरादा कृति यादव और हिना गुप्ता को खाने ले जाने का था, लेकिन दोनों ने पहले ही खाना खा लिया था। कल चलेंगे, राहुल ने सोचा। उसी समय जयपुर के अग्रवाल परिवार में जश्न का माहौल था। सिया बिंदिया और सिया शीतल ने उच्च शिक्षा कप जीता था। मेज पर स्वादिष्ट पकवान सजे थे। प्रिया अग्रवाल ने दोनों की थालियों में ढेर सारा खाना परोसा। खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ। हाँ दी, दोनों ने एक साथ कहा। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, वैसे सुना है ये कप जीतने में तुम्हारे साथी राहुल शर्मा का बड़ा हाथ था, उसे घर क्यों नहीं बुलाया? सिया बहनों ने चुपके से एक दूसरे को देखा। उनकी चम्मच रुक गईं। प्रिया ने फिर पूछा, और वो लड़का जिसके बारे में तुमने बताया था, उसे कब लाओगी? दोनों ने सिर झुका लिया, जैसे थाली में कोई खजाना ढूंढ रही हो। प्रिया हंस पड़ी। उनकी शर्मिंदगी देखकर उसे मजा आ रहा था। बगल में बैठे अशोक अग्रवाल ने कहा, प्रिया सिर्फ बिंदिया और शीतल को मत छेड़, तुम्हारी उम्र भी तो कम नहीं, कब लाओगी कोई लड़का? जब तुमने इन दोनों को गोद लिया था तब कहा था इनके बड़े होने तक इंतजार करूंगी। अब ये बड़ी हो गईं, क्या अब इनकी शादी का इंतजार करोगी? प्रिया ने सिर पकड़ लिया। पापा, आज बिंदिया और शीतल का जश्न है, मेरी बात छोड़ो, चलो एक और गिलास। सुबह की धूप सागर सिटी के फ्लैट में खिड़कियों से छन रही थी। राहुल शर्मा, कृति यादव और हिना गुप्ता टीवी के सामने बैठे थे, हंसी मजाक में डूबे। कोई जल्दी नहीं थी। राहुल ने विश्वविद्यालय जाने का इरादा टाल दिया था। हिना, राहुल ने पूछा, तुम्हारे पास कितना पैसा है? हिना ने सोचा, लगभग 9.5 लाख। राहुल की भौहें उठीं। इतना? तुमने कार, मेकअप कुछ नहीं लिया? हिना ने हल्का सा मुस्कुराया। मैं कृति के साथ रहती हूँ, उसकी कार काफी है, बस थोड़ा मेकअप लिया। राहुल ने हंसकर कहा, इतना बचाने की जरूरत नहीं, जो मन करे खरीदो। ठीक है, हिना ने शर्माते हुए जवाब दिया। तीनों ने ढेर सारी बातें की, हंसे और समय का पता ही नहीं चला। दोपहर होने को आए। राहुल ने अपनी मर्सिडीज बिग जी निकाली। चलो खाना खाने चलते हैं। वह पहले स्टार रेस्तरां जा चुका था, इसलिए रास्ता उसकी आंखों में बसा था। गाड़ी रेस्तरां के सामने रुकी। दरवाजा खुलते ही घंटी बजी। वेट्रेस ने स्वागत किया, लेकिन राहुल को देखकर वह ठिठक गई। तारांकन फिर, और 2 नई लड़कियां। तारांकन, टेबल है? राहुल ने पूछा। हाँ इधर, वेट्रेस ने हड़बड़ाते हुए कहा।
3 लोग थे, इसलिए राहुल ने ज्यादा व्यंजन मंगवाए। मेज पर समुद्री भोजन, गोमांस और मशरूम की खास डिश सजी। कृति और हिना हर कौर के साथ मुस्कुरा रही थीं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। खाना खत्म हुआ तो दोनों का पेट गोल हो गया। वेट्रेस ने बिल लाया, 2,31,000 रुपये सर। कृति और हिना की सांसें रुक गईं। इतने में तो कार आ जाए। तारांकन। राहुल ने बिना रुके काट दिया। मशीन ने बीप की और पेमेंट हो गया। कृति और हिना ने एक दूसरे को देखा, फिर राहुल के गालों पर हल्के से चूमा। उनकी आंखें प्यार और खुशी से भरी थीं। खाना इतना महंगा था, फिर भी राहुल ने हमें खिलाया। तारांकन दोनों के दिल गदगद हो गए। वेट्रेस ने ये देखा और हैरान रह गई। तो ये सचमुच उनकी दोस्त हैं। तारांकन, उसने सोचा। राहुल ने कृति और हिना को फ्लैट छोड़ा। उसका पेट भरा था, लेकिन मन में एक और ख्याल था। उसने फोन निकाला और सिया बिंदिया और सिया शीतल को मैसेज किया। खाना खाया? अगर नहीं तो साथ में चलें। जयपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में सिया बहनें थीं। उनका फोन बजा। प्रिया अग्रवाल का मैसेज था, कल मैंने जो खाना बनाया था उसे खा लेना। तारांकन। लेकिन उससे पहले राहुल का मैसेज आ चुका था। दोनों की आंखें चमक उठीं। राहुल भाई, बिंदिया ने उत्साह से कहा। हमने अभी खाना नहीं खाया, शीतल ने जवाब टाइप किया। राहुल ने लिखा, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। हाँ, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। वे प्रिया के बनाए खाने को भूल गईं। उन्होंने उसे हॉस्टल की कैंटीन में रखवाया और बाहर की ओर दौड़ीं। राहुल भाई के साथ खाना कहीं ज्यादा खास है। तारांकन। राहुल ने अपनी बिग जी से उन्हें लिया और स्टार रेस्तरां पहुंचा। वेट्रेस ने दरवाजा खोला। राहुल को देखकर वह रुक गई। अब जुड़वा बहनें। तारांकन। टेबल? राहुल ने पूछा। हाँ, इधर, उसने कहा और उन्हें वही कोने की टेबल दी। राहुल ने वही व्यंजन मंगवाए। बिंदिया और शीतल हर बाइट के साथ मुस्कुरा रही थीं। उनके लिए स्वाद से ज्यादा राहुल का साथ मायने रखता था। बिल आया, 2,31,000 रुपये। राहुल ने काट दिया और पेमेंट हो गया। वह मुस्कुराया। आज का दिन यादगार रहा। तारांकन। जयपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल के सामने मर्सिडीज बिग जी रुकी। राहुल शर्मा ने सिया बिंदिया और सिया शीतल को उनके हॉस्टल तक छोड़ा। रात की हल्की ठंड में दोनों बहनें थोड़ी शर्माई हुई थीं। राहुल ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे चीनी मिट्टी की गुलियों जैसे नाजुक थे। उसने हल्के से उनके गाल छुए। तुम दोनों कितनी प्यारी हो। बिंदिया और शीतल के चेहरे टमाटर जैसे लाल हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हुईं और वे एक दूसरे को देखने लगीं। राहुल ने उनकी शर्मिंदगी देखकर हंस दिया। वह और करीब आया और हल्के से उनके माथे पर चुंबन दे दिया, जैसे कोई तितली फूल को छूकर चली जाए। अब बिंदिया और शीतल की सांसें तेज हो गईं। उनके चेहरे, कान और गर्दन तक लाल हो गए। राहुल ने उनकी हालत देखकर कहा, चलो अब ऊपर जाओ। हाँ, दोनों ने एक साथ कहा और तेजी से हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ गईं, जैसे कोई बच्चा शरारत करके भाग रहा हो। राहुल ने उनके जाने तक इंतजार किया, फिर अपनी गाड़ी में बैठा और सागर सिटी की ओर बढ़ गया। हॉस्टल की खिड़की से बिंदिया और शीतल ने झांका। राहुल की गाड़ी जा चुकी थी। उनकी सांसें अभी भी तेज थीं और गाल लाल। तभी उनके फोन बजे। प्रिया अग्रवाल का वीडियो कॉल था। दोनों ने देखा कि राहुल अब नहीं है, तो कॉल उठाया। क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे इतने लाल क्यों हैं? प्रिया ने हंसकर पूछा। क्या अभी अभी अपने दोस्त के साथ कोई खेल खेल रही थी? बिंदिया और शीतल और शर्मा गईं। वो, उसने हमारे गाल छुए, बिंदिया ने हकलाते हुए कहा। बस गाल? प्रिया ने शरारत से पूछा। और माथे पर? शीतल ने धीरे से कहा। हा, प्रिया जोर से हंसी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया। बिंदिया, शीतल, तुमने मेरा बनाया खाना नहीं खाया। वो, राहुल भाई ने हमें खाने बुलाया था, बिंदिया ने धीरे से कहा। मैंने वो खाना खुद बनाया था, प्रिया ने चिल्लाकर कहा। दोनों चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखें साफ कह रही थीं, राहुल भाई के साथ खाना उससे कहीं ज्यादा खास था। तारांकन। राहुल सागर सिटी के पार्किंग लॉट में पहुंचा। उसने गाड़ी खड़ी की और फोन निकाला। उसका स्टार्टअप फिर से चर्चा में था। एक नया निवेशक उससे मिलना चाहता था। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब टाइप किया, कल मिलते हैं। वह गाड़ी से उतरने ही वाला था कि उसकी नजर पास खड़ी एक नई गाड़ी पर पड़ी। यह उसकी थी, एक चमकदार लैम्बोर्गिनी, जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। वह गाड़ी के पास गया, चाबी दबाए। गाड़ी की लाइट्स चमकी। राहुल ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। स्टीयरिंग व्हील, लेदर सीट्स और डैशबोर्ड सब कुछ शानदार था। उसने इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी ने गर्जना की, जैसे कोई शेर जाग उठा हो। राहुल ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और गाड़ी को विश्वविद्यालय की ओर मोड़ लिया। वहां कुछ देर बाद कुछ छात्र पार्किंग लॉट में आए। देखो, वो गाड़ी, एक लड़के ने हैरानी से कहा। क्या शक्ल है, मैं चेक करता हूँ ये कौन सी है। उसके दोस्त ने फोन निकाला। अगले ही पल वह चिल्लाया, अरे ये तो लैम्बोर्गिनी है, 7 करोड़ की गाड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के छात्र भी रुक गए।
कुछ ने फोन निकालकर तस्वीरें ली, कुछ ने क्लास ग्रुप में शेयर की। ये किसकी होगी? एक ने पूछा। पता नहीं, लेकिन जो भी है बड़ा वाला सेट है। उधर राहुल क्लासरूम में था। पुराने प्रोफेसर की आवाज लोरी की तरह थी। वह कुछ देर सुनकर सो गया। जब वह जागा तो क्लास खत्म हो चुकी थी। वह अमित शर्मा, मोहन शर्मा और राजेश गुप्ता के साथ हॉस्टल की ओर बढ़ा। हॉस्टल में मोहन ने किताब खोली और पढ़ने लगा। राजेश ने कंप्यूटर पर कोई वीडियो चलाया। उसका चेहरा शरारत से भरा था। अमित कुर्सी पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा था। अचानक वह उछल पड़ा। अरे क्या हुआ? राजेश ने नाक खुजाते हुए पूछा। लैम्बोर्गिनी, हमारे कैंपस में एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है, अमित ने चिल्लाकर कहा। क्या सच में? राजेश भी उत्साहित हो गया। देख, फोटो ग्रुप में डाल दी गई है। अमित ने फोन दिखाया। राजेश ने देखा और चिल्लाया, हाँ यही है, 7 करोड़ की गाड़ी। 7 करोड़? मोहन ने किताब बंद कर दी। उसकी आंखें चौड़ी थीं। पार्किंग लॉट नंबर 2 में है, चलो देखते हैं, राजेश ने कहा। मोहन ने किताब रख दी। वह भी उत्सुक था। अमित ने राहुल को देखा, जो बिस्तर पर आराम से लेटा था। राहुल भाई, तुम नहीं चलोगे? लैम्बोर्गिनी है। अमित को यकीन था कि राहुल, जिसके पास पहले से एक शानदार गाड़ी थी, इसे देखने जरूर जाएगा। राहुल ने लापरवाही से कहा, वो गाड़ी मेरी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद अमित ने हकलाते हुए कहा, राहुल भाई, तुम कह रहे हो वो लैम्बोर्गिनी तुम्हारी है? हाँ, राहुल ने चाबी टेबल पर फेंकी। अमित, मोहन और राजेश ने चाबी को देखा। वे जानते थे कि राहुल अमीर है, लेकिन इतना? अगले ही पल तीनों चिल्लाए, राहुल भाई तुम्हें सलाम। राहुल शर्मा अपनी नई लैम्बोर्गिनी के पास खड़ा था। अमित शर्मा, मोहन शर्मा और राजेश गुप्ता की आंखें चमक रही थीं। राहुल भाई, दिखाओ ना गाड़ी, अमित ने उत्साह से कहा। चलो, राहुल ने हल्के से सिर हिलाया। चारों पार्किंग लॉट की ओर बढ़े। मर्सिडीज बिग जी और पुरानी लैम्बोर्गिनी को पार करते हुए वे नई गाड़ी के पास पहुंचे। राहुल ने चाबी दबाई। गाड़ी के दरवाजे धीरे से खुले, जैसे कोई चील अपने पंख फैला रही हो। चमकदार बॉडी और आकर्षक डिजाइन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वाह, अमित की आंखें चौड़ी हो गईं। ये डिजाइन, ये इंटीरियर, कमाल। राजेश ने फोन निकाला और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। दोस्तों, आपने 7 करोड़ की गाड़ी देखने को कहा था, लो ये रही। मोहन गाड़ी की बॉडी को हल्के से छू रहा था, जैसे कोई अनमोल खजाना उसके सामने हो। उसका चेहरा आनंद से भरा था। काफी देर बाद तीनों अनमाने मन से पीछे हटे। राहुल भाई, राजेश ने पूछा, तुम्हारे पास पहले से मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी है, ये नई गाड़ी क्यों? राहुल ने लापरवाही से कहा, बस मन हुआ तो ले लिया। 3 गाड़ियां एक साथ चलाओगे? राजेश ने हैरानी से पूछा। राहुल हंसा, तो क्या तुम इतने कपड़े क्यों खरीदते हो? सब एक साथ तो नहीं पहनते। गाड़ी खरीदना कपड़ों जैसा है। अमित ने सिर पकड़ लिया। तीनों फिर चिल्लाए, राहुल भाई तुम्हें सलाम। शनिवार की सुबह धूप खिली थी। जयपुर विश्वविद्यालय का माहौल उत्सव जैसा था। प्रवेश द्वार पर रंग बिरंगे फूल सजे थे। बैनर लहरा रहे थे, तारांकन, जयपुर विश्वविद्यालय में स्वागत है, तारांकन और तारांकन, वैद्यनाथन अनुमान सेमिनार की हार्दिक बधाई, तारांकन। सुबह से ही शिक्षक और स्वयंसेवक मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। देश विदेश के गणितज्ञ ऑडिटोरियम में जमा हो रहे थे। हरेंद्र सिंह का चेहरा पहले खुशी से चमक रहा था, लेकिन अब उस पर चिंता थी। राहुल शर्मा अभी तक नहीं आया था। सेमिनार शुरू होने का समय हो रहा था और मुख्य वक्ता गायब। हरेंद्र ने फोन निकाला और राहुल को कॉल किया। कोई जवाब नहीं। उन्होंने मन में सोचा, राहुल हर रात फोन साइलेंट करता है। निवेशकों के मैसेज उसे परेशान करते हैं। तारांकन। लेकिन अब क्या करें? हरेंद्र ने राहुल के हॉस्टल में किसी को भेजा, लेकिन वह वहां भी नहीं था। समय बीत रहा था। ऑडिटोरियम में लोग बेचैन होने लगे। ये क्या हो रहा है? अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? प्रो लैंसेनॉट ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए कहा। बस वैद्यनाथन अनुमान की बात शुरू करें, प्रो बानेटन ने कहा। प्रो जेफरी ने मुस्कुराकर कहा, हम इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। मैंने एक हिंदी कहावत सुनी है, जल्दी में स्वादिष्ट खाना नहीं बनता। क्या मतलब? लैंसेनॉट ने पूछा। मतलब अच्छी चीजों के लिए वक्त चाहिए, जेफरी ने जवाब दिया। पास बैठे प्रो यामामोटो ने नाक से कुड़ी। मुझे समझ नहीं आता, आप लोग इतनी दूर क्यों आए? वैद्यनाथन अनुमान बस एक साधारण अभाज्य संख्या का खेल। असली गणित तो हमारे प्रो तनाका के पास है, जिन्होंने रीमान अनुमान सुलझाया। जेफरी और बाकी ने हल्के से मुस्कुराया। रीमान अनुमान, तारांकन तनाका ने सालों पहले दावा किया था, लेकिन दुनिया ने उसे खारिज कर दिया। फिर भी वह और उनके समर्थक इसे सच मानते थे। हरेंद्र ऑडिटोरियम के बाहर चक्कर काट रहे थे। तभी राहुल आया। राहुल, हरेंद्र ने राहत की सांस ली। तैयारी कैसी है?
राहुल ने जम्हाई ली। हाँ ठीक है तारांकन, तैयारी। तारांकन, उसे बस वैद्यनाथन अनुमान को विस्तार से लिखना था, इसके लिए और क्या चाहिए। जल्दी जाओ, हरेंद्र ने कहा। मंच पर बोल रहे कुलपति शैलेंद्र मेहता ने राहुल को देखा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज का विषय है वैद्यनाथन अनुमान। आइए स्वागत करें राहुल शर्मा का, जिन्होंने इसे सुलझाया। राहुल धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। नीचे बैठे गणितज्ञों की भौहें सिकुड़ गईं। ये राहुल शर्मा है, इतना जवान, मजाक है क्या। उन्होंने सोचा था कि वैद्यनाथन अनुमान सुझाने वाला कोई उम्रदराज विद्वान होगा, लेकिन राहुल, वह तो 20-22 का लगता था। प्रो यामामोटो ने व्यंग्य किया, इतने छोटे लड़के ने अनुमान सुलझाया, ये कोई दिखावा तो नहीं। उसके शब्दों ने कई लोगों को असहज कर दिया। वे इतनी दूर आए थे, अगर ये सब नाटक निकला तो क्या फायदा। प्रो जेफरी ने सांस छोड़ी, पहले सुन तो लें। वह भी राहुल पर भरोसा नहीं कर रहा था। इतना जवान लड़का। तारांकन, उनके अपने छात्र उससे बड़े थे। ऑडिटोरियम के किनारे निखिल जैन बैठा था, उसकी आंखें राहुल पर टिकी थीं। मैं देखता हूँ तुमने कैसे अनुमान सुलझाया। तारांकन, निखिल ने इस साल की मॉडलिंग प्रतियोगिता के लिए खूब मेहनत की थी। उसे यकीन था कि उच्च शिक्षा का पुस्का होगा, लेकिन राहुल, जो डिफेंस में भी नहीं आया, उसे मिल गया। निखिल को लगता था कि ये सब वैद्यनाथन अनुमान की अफवाह की वजह से हुआ। वह कल दिल्ली से जयपुर आया था, सिर्फ ये देखने कि राहुल सचमुच इतना काबिल है या नहीं। राहुल ने मंच पर खड़े होकर कहा, नमस्ते, मैं राहुल शर्मा। आज मैं वैद्यनाथन अनुमान को विस्तार से समझाऊंगा। वह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की ओर बढ़ा और लिखना शुरू किया। गणित की दुनिया में संख्याएं और चिन्ह एक वैश्विक भाषा हैं। तारांकन पाई मप 22 एन कैरेट पाई मप 22 एन 1 इक्वल्स 2 एन कैरेट 1 ए। तारांकन पाई मप 22 एन इक्वल्स 2 एन जोड़ 1 कैरेट एन 1 तारांकन। शुरू में लोग संदेह से देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे राहुल ने गणनाएं लिखी, उनके चेहरे गंभीर हो गए। कुछ ने कागज कलम निकाले और हिसाब लगाया, कुछ ने माथे पर बल डाले, कुछ ने सहमति में सिर हिलाया। सैकड़ों गणनाओं के बाद राहुल ने अंतिम जवाब लिखा। तारांकन इसलिए 2 कैरेट n लेस देन 2 कैरेट n जोड़ 1 मप में 2 कैरेट n जोड़ 1 माइनस 1 एक अभाज्य संख्या है। तारांकन, वैद्यनाथन अनुमान सिद्ध हो चुका था। लोग तालियां बजाने को तैयार थे, लेकिन राहुल रुका नहीं। उसने और तेजी से लिखना शुरू किया। तारांकन 6 nm जोड़ mn माइनस 1 इक्वल्स 6 n जोड़ 1 6 m1। तारांकन x इक्वल्स 6 नैनोमीटर जोड़ mn। तारांकन 6x1 इक्वल्स q। लोग हैरान रह गए, ये क्या कर रहा है। प्रो बानेटन ने चौंक कर पूछा। युग्माभाज्य अनुमान। हरेंद्र सिंह की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रो लैंसिनॉट ने कहा, ये तो मंच पर ही सुझाने बैठ गया। जेफरी हंसा। प्रो एडविन ने भारत न आने का फैसला किया, उन्हें पछतावा होगा। क्या वो सुलझा पाएगा, लैंसिनॉट ने पूछा। कौन जाने, ऐसे सवालों का जवाब कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन उम्मीद तो कर सकते हैं, जेफरी ने कहा। यामामोटो ने सिर हिलाया। कमाल का लड़का। निखिल जैन ने जब वैद्यनाथन अनुमान का समाधान देखा तो वह पूरी तरह कायल हो गया। इसे सुझाने वाला उच्च शिक्षा का हकदार है। तारांकन। लेकिन जब राहुल ने युग्माभाज्य अनुमान पर लिखना शुरू किया तो निखिल की आंखें और चौड़ी हो गईं। 4 घंटे बीत गए। दोपहर के 3 बज रहे थे। लोग सुबह से ऑडिटोरियम में थे। उनके पेट भूख से चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई नहीं हिला। वे डर रहे थे कि अगर उठे तो कोई ऐतिहासिक पल छूट जाएगा। राहुल तेजी से लिख रहा था। शुरू में वह सिर्फ वैद्यनाथन अनुमान पर बोलना चाहता था, लेकिन लिखते लिखते वह गणित की दुनिया में डूब गया। उसका दिमाग अपने आप युग्माभाज्य अनुमान की ओर बढ़ गया। अचानक उसकी कलम धीमी पड़ी। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया। रुक गया, ये मुश्किल है, उसे दोष नहीं दे सकते। राहुल का दिमाग एक दीवार से टकरा गया था। उसके लिए ये गणनाएं सिर्फ सूत्र नहीं थीं, बल्कि सत्य की राह थीं। और अब एक विशाल चट्टान रास्ते में थी। वह हार मानने वाला नहीं था। उसने गहरी सांस ली। अचानक उसके दिमाग में एक नया विचार कौंधा। वह फिर से लिखने लगा, इस बार और तेजी से। धन्यवाद नॉवल स्टोरीज हब सुनने के लिए। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें।